हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग लीज फाइनेंसिंग होता क्या है? देखो, यहाँ पे दो पार्टीज होगी। एक होगा आपका लेसर, दूसरी होगी लेसी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो होगा ये ओनर होगा ऑफ एसेट। ये ओन करेगा एसेट और ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा एसेट यूज़ के लिए। किसके लिए? सिर्फ यूज़ के लिए। और बदले में ऑब्वियसली ये इसको क्या करेगा, ये इसको पेमेंट करेगा। और इस पेमेंट को हम क्या कहेंगे? लॉयल्टी या फिर लीज रेंटल। ठीक है, ऐसा बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि एसेट जो है लेसी रेंट पे ले रहा है लेसर से। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप घर रेंट पे लेते हो। ठीक है, घर रेंट पे लेते हो तो घर तो ओनर का होता है, लेकिन यूज़ आप कर लो। सेम तरीके से हम यहाँ पे लेसर है जो वो ओनर है एसेट का और वो रेंट पे दे रहा है लेसी को। और ये रेंट की जगह हम इस वर्ड को क्या कहते हैं? यहाँ पे लीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लीज। रेंट वर्ड नहीं यूज़ करते, लीज यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, कभी भी गलती से रेंट मत बोल देना किसी इंटरव्यू में या किसी भी टीचर के सामने, नहीं तो गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी कभी लिख के मत आना, ये लीज यूज़ करना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है जो लीज होती है, ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक ऑपरेटिंग होती है, एक फाइनेंशियल होती है। इसके बीच में आप डिफरेंस कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग लीज है, जो लीज पीरियड होता है, मतलब लीज पीरियड इन द सेंस कि कितने टाइम के लिए लीज पे दी गई। लीज पीरियड इज लेस देन इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ ये चीज़। और यहाँ पे क्या होता है? इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। अभी समझेंगे क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ सिंपली मतलब है जितनी भी लाइफ होती है एसेट की। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ मतलब कि जितनी भी लाइफ है, जिस टाइम के लिए वो ढंग से काम कर सकता है। जैसे कि लेट्स से 5 साल की उसकी लाइफ है एसेट की, तो हमने 4 साल के लिए लीज पे ले लिया तो ऑपरेटिंग लीज हो गई। लेकिन हमने 5 साल की लाइफ और 5 साल के लिए ही लीज पे लिया, तो ये हो गया फाइनेंशियल लीज। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, इसको कैंसिल कर सकते हैं कभी भी हम चाहे, इसको कैंसिल कर देंगे, बट इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने 5 साल के लिए लीज पे लिया है तो 5 साल तक आपको उसका लीज रेंटल देना पड़ेगा और वो एसेट आपके पास रहेगा। चाहे आप यूज़ करो मत करो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी और वो एसेट आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। ना ही लेसी कैंसिल कर सकता है, ना ही लेसर कैंसिल कर सकता है। याद रखना, दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, और एक और चीज़, यहाँ पे कौन कैंसिल कर सकता है? यहाँ पे लेसर कैंसिल कर सकता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ लेसर कैंसिल कर सकता है, लेसी कैंसिल नहीं कर सकता। सिर्फ लेसर कैंसिल करेगा। ओके, जो थर्ड पॉइंट है आपका वो ये था कि जो यहाँ पे एसेट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये लंबे टाइम के लिए होता है। ऑब्वियसली हमने कह दिया इकोनॉमिक लाइफ, तो इकोनॉमिक लाइफ तो बहुत लंबी होती है एसेट की, तो इसलिए हम कहते हैं ये लंबे टाइम के लिए होता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि ये इकोनॉमिक लाइफ से कम के लिए है। दूसरा, लॉस ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब कि जो एसेट है, अगर 5 साल की लाइफ है किसी एसेट की, तो अभी लेट्स से 2 साल ही हुआ है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी आ गई या लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई, इसकी वजह से वो एसेट जो है वो बेकार हो गया। तो अभी भी काम कर सकता है वो एसेट, बट क्योंकि लोगों की पसंद चेंज हो गई है, या फिर आप कह सकते जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहते हैं ना, पसंद मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लो आपने एक फ़ोन ख़रीदा,
ठीक है, 3G फ़ोन था, अभी नया ख़रीदा था कुछ साल पहले ही, लेकिन अचानक से अब 4G आ गया तो टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो गया। तो अब भले ही वो यूज़ हो सकता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट उसमें नेट की स्पीड कम होगी या नेट चलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी आपको। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई इसलिए आपको चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन अभी वो उसकी लाइफ बची है। तो होते लॉस ऑफ ऑब्सोलेंस, लॉस बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस, ठीक है, वो होता है ऑब्सोलेंस, और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ क्योंकि आपको एसिड को चेंज करना पड़ेगा, आपके लिए एसिड बेकार हो गया। सो ये कौन बीएल करेगा? लेसर, क्योंकि छोटे टाइम के लिए इसलिए लेसर की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहाँ पे लेसी बीएल करेगा क्योंकि हमने एक तो कह दिया ये पूरी लाइफ के लिए है, इकोनॉमिक लाइफ के लिए एसिड की। अगर 10 साल इकोनॉमिक लाइफ एसिड की तो 10 साल तक वो एसिड आपका है, आपको झेलना है। अगर वो एसिड पुराना हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है, लेसर की नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 2 साल बाद 3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो लेसर का लॉस हो रहा, अगर आउटडेटेड हो गया। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो एसिड है हमारा, नेक्स्ट आता है राइट टू बाय। यहाँ पे राइट टू बाय या कह सकते हो ऑप्शन टू बाय। यहाँ पे लेसी को कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि वो बाय करे, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे लेसी को मिलता है ऑप्शन, क्या तो ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लेसी को ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम बाय करना चाहते हो एसिड या नहीं करना चाहते। अगर वो बाय करना चाहते तो बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन मीन्स आपके पास राइट है, आपकी मर्जी है कि आप बाय करो या ना करो। तो यहाँ पे आप अगर बाय करना चाहते हो तो बोल सकते हो कि हाँ भाई मुझे बाय करना है, लेसी बोल सकती है। लेकिन यहाँ पे लेसी नहीं कह सकती कि मुझे एसिड बाय करना है, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट है आपका मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस वगैरह। तो जितना भी एसिड की मेंटेनेंस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा आता है लेसर बीएल करेगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे लेसी बीएल करेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लेसर बीएल कर रहा है जिसका एसिड है, यहाँ पे लेसी बीएल कर रहा है जो कि लीज पे ले रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई थिंक। अब हम आगे करते हैं। तो अब देखो फाइनेंशियल लीज होता है जो, इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेवरेज्ड, एक होता है डायरेक्ट। लेवरेज्ड मीन्स जो लेसर है यूज़ करता है मेजॉरिटी ऑफ डेट टू बाय एसिड। मतलब यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द मनी है, मेजॉरिटी ऑफ मनी ऐसे लिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मनी कम्स फ्रॉम डेट, ठीक है, टू बाय एसिड। तो जो मेजॉरिटी ऑफ मनी है वो यहाँ पे डेट की मदद से यूज़ होता है। मतलब वो लोन लेगा, डिबेंचर्स इशू करेगा तो वो डेट लेगा, कोई उधार लेगा। डेट मीन्स उधार लेगा कोई, सिंपली उधार लेगा। जैसे अगर 1 लाख का एसेट है सो वो क्या कर रहा है, वो लेट से 9 लाख रुपीज़ का लोन 9 लाख नहीं 90,000 रुपीज़ का लोन ले लेता है, बाकी 10,000 अपनी पॉकेट से लगा देता है, मतलब ओन फंड्स। सो ये होता है आपका लिवरेज, कि मोस्ट ऑफ द फंड्स जब हमारे कहाँ से आएंगे, डेट से आएंगे, तो वो हो जाएगा लिवरेज्ड। और जब जो लेसर है वो इक्विटी शेयर्स इशू करेगा इक्विटी शेयर्स टू रेज फंड्स, ठीक है। तो जब हम मार्केट में इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में और उसका यूज़ कर रहे हैं बाय करने के लिए एसिड को, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट। तो जब लेसर क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर्स का यूज़ कर रहा है, सो जब लेसर क्या करता है, इक्विटी शेयर्स का यूज़ करता है बाय करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो ये हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है लेसर है, लेसर ने डेट यूज़ किया, तो हम इजी वे में लिख लेते हैं लिवरेज्ड। लेसर यूज्ड
डेट, ठीक है। डायरेक्ट लेसर इशूड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पैसा डेट से आएगा, यहाँ पे इक्विटी से आएगा, और ऑब्वियसली लेसर ही बाय करेगा क्योंकि वो ओनर होता है एसेट का, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो लीज बाकी एक आता है आपका इधर, इसके अलावा एक जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी लीज है लेकिन आपको ये वाला आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, सेल एंड लीज बैक। ये क्या होता है कि सपोज कर लो दो पार्टीज है ए एंड बी, ए को पैसे की, ए था जो ओनर था एसेट का, ठीक है, ओनर था एसेट का। अब ए ने क्या किया, सेल कर दिया एसेट बी को। बी ने क्या किया, बी ने फिर उसने बी से लीज पे ले लिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए था वो ओनर था एसेट का, उसने सेल किया एसेट बी को, और फिर बाद में बी से लीज पे ले लिया एसेट, ठीक है। तो पहले हम सेल किया एसेट बी को और बी से फिर लीज पे ले लिया, ठीक है। तो ए, इस केस में ए कौन होगा, लेसी, और बी होगा हमारा लेसर, ठीक है। और ऐसा क्यों करेंगे हम, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए को पैसा चाहिए था, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई थी, राइट। कई बार क्या होता है कि कंपनी को ना पैसा चाहिए होता है और कंपनी के पास कोई भी सोर्स नहीं होता पैसे को रेज करना, तो क्या करती है, उस एसेट को सेल कर देती है किसी और बंदे को। लेकिन ऑब्वियसली उसको प्रोडक्शन वगैरह कुछ करना है तो उसको एसेट तो चाहिए, तो अब क्या करेगी, वो एसेट को लीज पे ले लेगी। इसलिए सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। दूसरा, हम लीज पे लेते क्यों हैं एसेट, नीड ऑफ लीज। तो सबसे पहले ये चीप होता है। अगर आप सोचो 10 लाख की मशीन है, ठीक है, 10 लाख की मशीन है, आप 10 लाख लगाने की बजाय आप सोचते हो कि भाई मैं हर साल 10,000 पे 10,000 तो नहीं शायद, लेट्स से हर साल 50,000 दे दूंगा, बदले में मैं एसेट को यूज़ कर पा रहा हूँ। क्योंकि कंपनी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंपनी के लिए यूज़ इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ओनरशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ओनर है वो एसेट का या नहीं है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है यूज़। तो वो ये देख रहा है कि भाई 10 लाख लगा के मुझे एसेट मिलेगा, लेकिन मैं लीज पे लूँ तो हर साल मुझे सिर्फ 50,000 देने पड़ेंगे। सो मेरे को सस्ता पड़ेगा और मेरे को मतलब किससे, यूज़ करने से। सो इसलिए एक यूज़ पे ले लेते, इसलिए लीज पे ले लेते। और सेकेंड रीज़न होता है हमारा टैक्स डिडक्टिबल। दैट मीन्स जो हमारा लीज रेंटल है उसको हम, देखो प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट में से हमने लीज रेंटल माइनस कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास जो भी बचेगा इस पे हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हम अपना टैक्स रिड्यूस कर पा रहे बिकॉज ऑफ द लीज रेंटल। तो यहाँ पे हम बिकॉज ऑफ द लीज रेंटल अपना टैक्स रिड्यूस कर पा रहे, इसलिए हम कहते हैं कि टैक्स डिडक्टेबल है। ये दो मेन रीज़न है कि हम लीज का यूज़ क्यों करते हैं। अगर बस इसमें यही है इस टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में करना, उस पर वीडियो जरूर आएगी। थैंक यू।